हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एसआरजी ट्यूशन की एक नई क्लास में। आज की इस क्लास में हम फंगी किंगडम को डिस्कस करने वाले हैं। किसको डिस्कस करने वाले हैं? आज की इस क्लास में हम फंगी किंगडम को डिस्कस करेंगे। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने प्रोटिस्टा को डिस्कस कर लिया, हमने बैक्टीरिया को डिस्कस कर लिया, ठीक है, यानी कि मोनेरा किंगडम को डिस्कस कर लिया। आज की इस क्लास में हम फंगी किंगडम को डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ इस लेक्चर के बारे में, तो इस आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि फंगी में हम जो ऑर्गेनिज्म प्लेस करते हैं उनकी क्या स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, और किस बेसिस पे हम उनको इस फंगी किंगडम में रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसके दो पार्ट्स आएंगे, उसमें हम फंगी का क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, फंगी की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है और एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। वहां पे आप ज्वाइन जरूर करिए। टेलीग्राम पे जो भी आपके लिए लेटेस्ट न्यूज होगी, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो सब आपको यहाँ मिलेंगे। और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे आप अपने डाउट जो भी हैं या क्वेश्चन अगर आपका कोई है तो उसको भेज सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमने क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले हमें एक लाइन मिलती है क्या, कि बैक्टीरिया, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, बैक्टीरिया एंड फंगी आर मोस्ट इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर। अगर देखिए हम बात करें डिकम्पोजिशन की, यानी जो भी ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं उनको डिकम्पोज करने की, या कोई भी चीज है, कोई भी लिविंग चीज है वो डेड हो गई, उसको डिकम्पोज करना है, तो वहां पे एक बैक्टीरिया एंड फंगस ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिकम्पोजर्स में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फंगस पे, फंगस की बात करते हैं। अगर मैं फंगस के हैबिटाट की बात करूं, तो ये ज्यादातर वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस पे पाए जाते हैं। ऐसे प्लेसेस पे पाए जाते हैं जहाँ पे थोड़ा गर्मी हो और वहाँ पे ह्यूमिड हो, यानी एयर में मॉइस्चर हो। ह्यूमिड का मतलब क्या होता है कि एयर में क्या हो, एयर में मॉइस्चर हो। ऐसी जगह पे ये पाए जाते हैं। अगर मैं इनके स्ट्रक्चर की बात करूं, फंगस के स्ट्रक्चर की बात करूं, तो इसमें हम पढ़ते हैं कि जो फंगस होता है वो मेनली मल्टी सेलुलर होता है। फंगस कैसा होता है? मेनली मल्टी सेलुलर होता है। बट बट कुछ, जैसे कि ईस्ट, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। क्या होता है ये? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। तो ये चीज याद रखिएगा कि बैक्टीरिया मेनली तो मल्टी सेलुलर होते हैं, बट ईस्ट आपका एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि यूनिसेलुलर होता है या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। इनके जो सेल होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंटस मतलब ऐसे एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और वहां पे प्रेजेंट होते हैं। फंगी आर मेड अप ऑफ हाइफे। अगर हम बात करें फंगस की, तो फंगस हाइफे का बना हुआ होता है। अब ये हाइफे क्या है? हाइफे जो है धागे की तरह इस तरीके से लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। हाइफे क्या होती है? थ्रेड लाइक लॉन्ग सिलेंडर स्ट्रक्चर होती है। अब हाइफे का डिवीजन आपको पता होना चाहिए, एंड हाइफे कैसे माइसीलियम और फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो कि फंगस को पढ़ने के लिए बेसिक है। क्योंकि अगर आप ये नहीं पढ़ते तो आपको बस चीजें रटनी पड़ेंगी कि माइसीलियम है, सेप्टेट है, ए सेप्टेट है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से नॉलेज रहे। अगर मैं बात करूं हाइफे की, तो हाइफे क्या है? ऐसे लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, इनको हम बोलते हैं हाइफे। अब हाइफे होते हैं दो तरीके के, एक होते हैं ए सेप्टेट, एक होते हैं सेप्टेट। अब ये ए सेप्टेट एंड सेप्टेट क्या है? जब मैं हाइफे को जूम इन करूंगा, क्या करूंगा? जूम इन करूंगा, तो उसकी कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से आती है, ये स्ट्रक्चर आती है। अब ये सेप्टेट हो सकते हैं, ए सेप्टेट हो सकते हैं। सेप्टेट ए सेप्टेट का मतलब क्या है कि इनके बीच में लेयर प्रेजेंट हो सकती हैं। अगर लेयर प्रेजेंट होंगी, ऐसे अगर ये लेयर प्रेजेंट होंगी तो इनको हम बोलते हैं सेप्टेट। इनको हम फिर क्या बोलेंगे? सेप्टेट। तो सेप्टेट में क्या होता है? लेयर प्रेजेंट होती है, एंड इन लेयर को हम क्या बोलते हैं? इन लेयर को हम बोलते हैं सेप्टा। क्या बोलते हैं? सेप्टा बोलते हैं। एंड इनके बीच में फिर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे क्या होता है? इनका न्यूक्लियस होता है। लेकिन एसेप्टेट में क्या होता है? एसेप्टेट स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है कुछ, इनमें सेप्टा अपसेंट होता है। इनमें सेप्टा क्या होता है?
absent होता है। अब अगर क्योंकि सेप्टा absent है, तो अगर मैं इस पूरे को एक स्ट्रक्चर मानूं, क्योंकि सेप्टा absent है और इस पूरे को मैं एक स्ट्रक्चर मानूं, तो इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। तो जो ए सेप्टेट हाइफे होती हैं, जो ए सेप्टेट हाइफे होती हैं, जैसे कि ये जो ए सेप्टेट हाइफे है, इनमें आप देखोगे मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये कैसे होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्यों? क्योंकि सेप्टा absent है, तो हमें लगता है कि एक में ही काफी सारे न्यूक्लियस हैं। अब इस मल्टी न्यूक्लिएटेड के लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं जो कि होता है सिनोसिटिक। क्या होता है? सिनोसिटिक। तो आई होप आपको सेप्टेट ए सेप्टेट समझ में आ गया हो। ए सेप्टेट की बात करें, लॉन्ग ट्यूब होगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी या फिर सिनोसिटिक होगी। वहीं अगर मैं बात करूं सेप्टेट की, सेप्टेट में क्या होगा? सेप्टा प्रेजेंट होगा। सेप्टा क्या है? एक लेयर है। सेप्टार प्रेजेंट विच डिवाइड साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म को डिवाइड करती है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये मे भी ब्रांच, ये ब्रांच भी हो सकती है, जैसे ये एक है, फिर यहाँ इससे एक दूसरा हाइफे आके ऐसे जुड़ा है, ठीक है, ये ब्रांच हो सकती हैं इस तरीके से। अब हम आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी? बात करते हैं कि ये हाइफे और माइसीलियम बनता कैसे है। देखिए, सबसे पहले एक स्पोर होता है। क्या होता है? स्पोर। ये बनता कैसे है, जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो हम जानेंगे, ठीक है। अभी बस ये जानो कि एक स्पोर है। क्या है? एक, अभी बस ये जानो कि ये एक क्या है? स्पोर है। स्पोर जर्मिनेट कर रहा है। जर्मिनेट करने का क्या मतलब है? कि माइटोसिस कर रहा है। जर्मिनेट करने का क्या मतलब है? जर्मिनेट करने का मतलब है कि वो माइटोसिस कर रहा है। अब जब वो जर्मिनेट करता है तो वो हाइफे फॉर्म करता है। क्या बनाता है? हाइफे बनाता है। हाइफे बनाता है इस तरीके से। वो क्या करता है? हाइफे बनाता है। ये उसने क्या कर दी? हाइफे बना दी। क्या कर दिया ये उसने? हाइफे बना दिया। अब इस हाइफे में फर्दर डिवीजन होती है। फर्दर डिवीजन से मेरा मतलब है माइटोसिस होती है, माइटोसिस होती है और हमारा माइसीलियम बनता है। माइसीलियम ऐसे काफी कॉम्प्लेक्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। काफी कॉम्प्लेक्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, इसको हम बोलते हैं माइसीलियम। तो हाइफे से ही क्या बनता है? हाइफे से ही हमारा क्या बनता है? हाइफे से ही हमारा माइसीलियम बनता है। हाइफे से ही हमारा माइसीलियम बनता है। तो हम यहाँ पे अगर माइसीलियम की बात करें, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, अगर मैं माइसीलियम की बात करूं तो कई सारे हाइफे मिलके, क्योंकि अगर आप इनको सिंगल देखोगे तो ये है तो हाइफे ही, तो कई सारे हाइफे मिलके क्या बनाते हैं? माइसेलियम का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम कुछ और स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं जिनको हाइफे बनाता है, ठीक है, या हाइफे के कंस्टिट्यूशन से, हाइफे के मिलने से वो सारी स्ट्रक्चर्स बनती हैं। इसमें माइसीलियम मैंने आपको बता दिया। माइसीलियम क्या होती है? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ हाइफे। माइसीलियम क्या होती है? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ हाइफे होती है। अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल ग्रोथ का मतलब क्या होता है? कि वो सरफेस पे कुछ इस तरीके से ग्रो करेगी, ठीक है, सरफेस पे ग्रो करेगी। वहीं अगर मैं बात करूं फ्रूटिंग बॉडी की, किसकी बात करूं मैं? फ्रूटिंग बॉडी की बात करूं, तो फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है कि जब ये हाइफे बनती हैं, जब ये हाइफे बनती हैं, जब ये हाइफे माइसीलियम बनाती हैं, तो इनमें से कुछ हाइफे एयर में ग्रो करती हैं, कुछ हाइफे एयर में ग्रो करती हैं, और एयर में ग्रो करके, एयर में ग्रो करके वो फ्रूटिंग बॉडी बनाती है। एयर में ग्रो करके वो फ्रूटिंग बॉडी बनाती है। और ये फ्रूटिंग बॉडी आगे चल के क्या करती है? स्पोर का फॉर्मेशन करती है। सम माइसीलियम ग्रो इन एयर। कहां पे ग्रो करेंगी? एयर में। इसको हम एरियल ग्रोथ बोलते हैं। और क्या बनाएंगी? स्पोर बनाएंगी। ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? फ्रूटिंग बॉडी बोलेंगे। यानी कि वो माइसीलियम जो कि एयर में ग्रो करेंगी, वो माइसीलियम जो कि एयर में ग्रो करेंगे, यानी एरियल ग्रोथ शो करेंगी, उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे फ्रूटिंग बॉडी। और ये फ्रूटिंग बॉडी क्या करेंगी? स्पोर्स बनाने का काम करेंगी। नेक्स्ट हमारा आता है हॉस्ट्रा। हॉस्ट्रा बेसिकली किस में देखा जाता है? हॉस्ट्रा देखा जाता है पैरासिटिक फंगस में। किस में देखा जाता है? पैरासिटिक फंगस में।
ये करते क्या है, जैसे मान लीजिए ये कोई लीफ है, ठीक है, ये कोई लीफ है, और यहाँ पे ये माइसीलियम ग्रो कर रहा है, यहाँ पे ये माइसीलियम ग्रो कर रहा है। अब होगा क्या कि इसमें से एक माइसीलियम इसके अंदर जाएगा, एक माइसीलियम ग्रो करते हुए इस लीफ के अंदर जाएगा, और इस लीफ से क्या करेगा, इस लीफ से क्या करेगा, वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा और बाकी माइसीलियम के पास पहुंचा देगा। तो इस माइसीलियम को हम क्या बोलेंगे, इस माइसीलियम को हम हॉस्ट्रा बोलेंगे। तो आई होप हॉस्ट्रा आपको क्लियर हो गया। फाउंड इन पैरासिटिक फंगी, माइसीलियम हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये कहाँ मदद करेगा, फूड के एब्जॉर्प्शन में। अब हम क्या करते हैं, इनके सेल डिटेल की बात करते हैं। किसके, अब हम फंगस के सेल डिटेल की बात करते हैं। तो जो फंगस किंगडम में ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अगर हम सेल के स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये सारे के सारे कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म होने का मतलब क्या है कि इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। वहीं इनके पास कोई भी क्लोरोप्लास्ट नहीं देखा जाता, इसलिए अपना खाना खुद नहीं बनाते। इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है, मेनली काइटिन की। मैक्सिमम में काइटिन की बनी हुई होती है, लेकिन कुछ कुछ फंगस में पॉलीसेक्राइड्स भी होता है, लेकिन मेनली काइटिन की ही बनी हुई होती है। अगर मैं बात करूं स्टोरेज की, कि फूड का स्टोरेज किस फॉर्म में करा जाता है, तो फूड का स्टोरेज करा जाता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो ये कुछ नॉर्मल सी आपको नॉलेज होनी चाहिए थी फंगस की, जो हमारे लिए जरूरी होती है और एग्जाम में पूछ सकता है। अब हम आगे बात करते हैं, और बात करते हैं फंगस के बारे में। किसके बारे में, फंगस के बारे में अब हम बात करते हैं। तो उसमें हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं न्यूट्रिशन इन फंगस। किसकी बात कर रहे हैं हम, न्यूट्रिशन इन फंगस, यानी फंगस में किस तरीके का न्यूट्रिशन देखा जाता है, हम इसकी बात करेंगे। तो जो फंगस होते हैं वो सेप्रोफिटिक होते हैं। सेप्रोफिटिक बेसिकली क्या करते हैं, डीकम्पोजिशन का काम करते हैं। जो सेप्रोफिटिक होते हैं वो मेनली क्या करते हैं, डीकम्पोजिशन का काम करते हैं। ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं। अगर पैरासिटिक होंगे तो उनके अंदर क्या पाया जाएगा, मैंने बताया था आपको, हॉस्ट्रा। और ये सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, इसको ठीक कर लीजिएगा। ये सिम्बायोटिक भी होते हैं। अब सेप्रोफिटिक की बात करते हैं। तो सेप्रोफिटिक ऑल ऑफ द फंगस में जो सबसे मोस्ट कॉमन फंगस होते हैं वो सेप्रोफिटिक होते हैं, यानी ज्यादातर जो फंगस होते हैं वो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। इनका जो मेन रोल होता है वो होता है डीकम्पोजर्स का। किसका, डीकम्पोजर का, चीजों को डीकम्पोज करने में मदद करते हैं। मेनली एब्जॉर्ब ऑर्गेनिक फूड, ये ऑर्गेनिक फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये करते क्या है, जैसे मान लीजिए ये लीफ है जो डेड हो चुकी है, ये लीफ है जो क्या है, डेड हो चुकी है। तो वो क्या करेंगे, ये मान लो कोई फंगस है, ये मान लो कोई फंगस है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक एंजाइम रिलीज करेंगे। ठीक है, ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम इस लीफ को, इस लीफ को, इसमें जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे, जैसे जो सेल्यूलोज होगा, ठीक है, सेलुलोज होगा क्योंकि सेल वॉल लीफ की सेलुलोज की बनी हुई होगी, है ना। जो भी ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होंगे उनको उनके छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ देगा, उनको उसके छोटे छोटे फॉर्म या फिर सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देगा। एंड उस सिंपल फॉर्म को ये जो फंगस होंगे ये क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और अपना न्यूट्रिशन ले लेंगे। सो एंजाइम रिलीज outside and break complex food into
सिंपल वन। और इससे इस न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे, सैप्रोफिटिक बोलेंगे। तो आई होप सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन आपको क्लियर हो गया हो। अब हम आगे बात करते हैं किसकी, पैरासिटिक न्यूट्रिशन की। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि चाहे प्लांट हो या कोई मान लो एनिमल हो, अगर कोई फंगस इन पे अटैक करता है, इनमें डिजीज कॉज करता है, तो हम बोलेंगे कि ये जो फंगस है ये पैरासिटिक है। तो ये जो फंगस होते हैं ये प्लांट पे भी और एनिमल पे भी दोनों में ही पैरासिटिक होते हैं। अगर आप एग्जाम्पल जानना चाहो तो पुसीनिया नाम का एक फंगस होता है, वो वीट रस्ट कॉज करता है। वो क्या कॉज करता है, वीट रस्ट कॉज करता है। इसी तरीके से 12th में भी आप एक डिजीज पढ़ोगे जो एनिमल्स यानी कि स्पेशली ह्यूमंस में देखी जाती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन की। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि एक फंगस जो होता है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, जैसे कि आप कह सकते हो एल्गी के साथ या फिर किसी लार्ज प्लांट के साथ एसोसिएशन करता है, मतलब उसके साथ जुड़ जाता है। और यहाँ पे फंगस इनकी मदद करेगा और ये फंगस की मदद करेंगे न्यूट्रिशन में। तो इस तरीके के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक। इसमें आप लाइकन्स एग्जांपल ले सकते हो, माइकोरिजा एग्जांपल ले सकते हो। लाइकन्स की बात करूं तो लाइकन्स में फंगस प्लस एल्गी होते हैं, इनका एसोसिएशन होता है। वहीं माइकोरिजा में फंगस होते हैं प्लस कुछ लार्ज प्लांट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे प्लांट्स होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं कि जो फंगस है उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि फंगस में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगा, रिप्रोडक्शन इन फंगस, तो रिप्रोडक्शन यानी कि फंगस अपनी प्रोजनी को 3 तरीके से बना सकता है। कैसे कैसे, एक वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेगा, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। अब कई बच्चे ये बोलेंगे कि सर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट होता है। हाँ, लेकिन हम प्लांट्स में इसको अलग कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो जो होता है वो 3 तरीके से होता है फंगस में। फंगस में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फंगस में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो 3 तरीके से होता है। एक तो बडिंग होती है, एक फिजन होता है और एक फ्रेगमेंटेशन होता है। क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो फ्रेगमेंटेशन होता है ये यीस्ट में एब्सेंट होता है, जो फ्रेगमेंटेशन होता है ये यीस्ट में एब्सेंट होता है। क्यों, क्योंकि यीस्ट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कैसे अपना कोई पार्ट तोड़ेगी और कैसे उससे नया ऑर्गेनिज्म बनाएगी। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए यीस्ट में हम यूनि फ्रेगमेंटेशन नहीं देखते हैं। यीस्ट में हम ज्यादातर जो देखते हैं वो फिजन और बडिंग देखते हैं। अब हम अगर बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फंगस होते हैं वो स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। और ये स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है कहाँ पे, मैंने आपको बताया था स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है फ्रूटिंग बॉडी में। कहाँ पे होता है, फ्रूटिंग बॉडी में। एंड ये फ्रूटिंग बॉडी कैसे बनती हैं, ये जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें हर एक ग्रुप का एक अलग तरीके से फ्रूटिंग बॉडी का डेवलपमेंट है, तो उसको हम पढ़ेंगे। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें जो होता है वो गैमेट फॉर्मेशन की मदद से होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। अगर मैं बात करूं एसेक्सुअल स्पोर की, तो जो एसेक्सुअल स्पोर होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर जो होते हैं यानी वो स्पोर जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे। एसेक्सुअल स्पोर का मतलब क्या है, स्पोर्स जो इंक्लूड होंगे किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, इनको हम माइटोस्पोर भी बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, माइटोस्पोर भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये माइटोसिस से बनते हैं। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, दे आर द प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस, ये माइटोसिस के प्रोडक्ट होते हैं, इसलिए इनको माइटोस्पोर भी बोलते हैं। अब इनके कुछ एग्जाम्पल हैं एसेक्सुअल स्पोर में, जैसे कोनिडिया,
स्पोरेंजियोस्पोर, ज़ूस्पोर, ए प्लानोस्पोर। देखो अगर मैं बात करूं ज़ूस्पोर्स की तो ये होते हैं मोटाइल, और जो ए प्लानोस्पोर होते हैं ये होते हैं नॉन मोटाइल। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं और बात करते हैं सेक्सुअल स्पोर की। सेक्सुअल स्पोर क्या? सेक्सुअल स्पोर वो स्पोर होंगे जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे। किसमें इन्वॉल्व होंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एंड इनको हम मियोस्पोर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये मियोसिस से बनते हैं। इनको हम मियोस्पोर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये मियोसिस से बनते हैं। इसके कुछ एग्जांपल हैं ओस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। किसकी बात करते हैं? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि कैसे स्पोर जो है वो मदद करता है। अगर मैं बात करूं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया किसकी मदद से होगा? बाय स्पोर्स। स्पोर्स की मदद से आपका क्या होगा? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब इसमें होता क्या है कि ये एक स्पोर है। ये क्या है? एक स्पोर है जो कि कैसा है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड यानी कि एन नंबर क्रोमोसोम है। ठीक है, 2n होता है यानी पेयर में क्रोमोसोम होते हैं, तो डिप्लॉइड होता है। और n होता है तो इसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड, यहाँ पे अनपेयर्ड होते हैं। तो इस स्पोर में होती क्या है? माइटोसिस। माइटोसिस से क्या बनती है? हाइफे। हाइफे बनी, क्या बनी? हाइफे बनी। हाइफे भी कैसे बनेगी? हैप्लॉइड बनेगी क्योंकि माइटोसिस हुई है। एंड फिर इस हाइफे में फर्दर माइटोसिस होती है और क्या बनती है? माइसीलियम। क्या बनती है? इस तरीके से माइसीलियम बनती है। इस तरीके से माइसीलियम बनती है। अब ये माइसीलियम फर्दर माइटोसिस करती है, और ये आप देख रहे हो ना फ्रूटिंग बॉडी, इसको हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। इस फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करती है अपने सरफेस पे। इस फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करती है अपने सरफेस पे। यहाँ पे देखिए फ्रूटिंग बॉडी डेवलप, फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। अब इस फ्रूटिंग बॉडी के कभी, मतलब कभी नहीं, कुछ में अंदर कुछ में बाहर, वो जब हम पर्टिकुलर ग्रुप पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखोगे कि स्पोर अंदर बन रहे हैं यानी कि एंडोस्पोर हैं, या बाहर बन रहे हैं यानी कि एक्सोस्पोर हैं। तो उसकी अभी हम बात नहीं करते, हम सिर्फ क्या बात करते हैं कि ये फ्रूटिंग बॉडी क्या करते हैं? ये फ्रूटिंग बॉडी फर्दर किसका फॉर्मेशन करते हैं? स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं बाय माइटोसिस। तो यहाँ पे देखो ये जो स्पोर बन रहा है ये किससे बना है? माइटोसिस से बना है। ये स्पोर किससे बना है? माइटोसिस से बना है। तो ये एसेक्सुअल स्पोर है। क्या है? एसेक्सुअल स्पोर। एंड फिर ये जिसमें माइटोसिस होगी ये स्पोर बना, ये फर्दर माइटोसिस करेगा, ये फर्दर माइटोसिस करेगा एंड दोबारा से हाइफी बनाएगा। फिर वही प्रोसेस, पूरा जो साइकिल है वो चलता रहेगा, और इस तरीके से जो फंगस है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। अब हम इनके कुछ मेन फीचर्स की बात कर लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ मेन फीचर्स की बात कर लेते हैं। अकर बाय स्पोर ऑन हैप्लॉइड फ्रूटिंग बॉडी। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्पोर के द्वारा हैप्लॉइड फ्रूटिंग बॉडी पे करा जाता है, क्योंकि ये पूरी स्ट्रक्चर माइटोसिस से बनी है एंड स्पोर हैप्लॉइड है। तो यहाँ पे जो फ्रूटिंग बॉडी बनी वो भी कैसी होगी? हैप्लॉइड होगी। अगर मान लो एक सेल है जिसका क्रोमोसोम नंबर n है, तो ये कितनी भी बार माइटोसिस कर ले हर सेल पे क्या रहेगा? n रहेगा। तो इसलिए फ्रूटिंग बॉडी भी यहाँ पे क्या है? हैप्लॉइड है। माइटोसिस इन्वॉल्व, ये देख रहे हो आप, माइटोसिस ही चल रही है सारी, एंड कोई भी म्योसिस नहीं होती, कोई भी म्योसिस नहीं होती। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मोस्ट ऑफ द स्पोर पार्टिसिपेट करता है वो होता है ए प्लानोस्पोर, जो कि नॉन मोटाइल होता है। लेकिन कुछ अलग स्पोर्स भी होते हैं जैसे कोनिडियो स्पोर्स, वो भी इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, एंड वो आपको ज्यादा याद रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी? बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मान लीजिए क्या है कि ये एक माइसीलियम है और ये दूसरा माइसीलियम है। इसने गैमेट बनाया, इसने भी गैमेट बनाया। ये भी मान लो हैप्लॉइड है, ये भी मान लो हैप्लॉइड है। तो यहाँ पे क्या होगी? माइटोसिस होगी। यहाँ भी क्या होगी? माइटोसिस होगी। समझना इस चीज को। तो दोनों ने क्या करे?
गैमिट बनाए, दोनों ने क्या करे, गैमिट बनाए, और गैमिट बनाए किससे, माइटोसिस से। अब यहाँ पे इनका सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट फ्यूज हुआ। अब प्रोटोप्लास्ट जब फ्यूज होता है तो इसमें न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होता। प्रोटोप्लास्ट का मतलब है सिर्फ जो सेल वॉल है, सेल वॉल कह रहा हूं मैं, जो आपका साइटोप्लाज्म है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सिर्फ वही आपस में फ्यूज हुई हैं, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए प्रोटोप्लास्ट में। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं प्लाज्मोगैमी। इसको हम क्या नाम देते हैं, प्लाज्मोगैमी नाम देते हैं। तो जब प्लाज्मोगैमी हो जाती है तो उसके बाद हमें एक स्टेज देखने को मिलती है, एक स्टेज देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं डाई कैरियोन स्टेज। क्या बोलते हैं, डाई कैरियोन स्टेज। क्यों, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियाई, और डाई क्योंकि हमें यहाँ पे दो न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं इसलिए इनको हम बोलते हैं डाई कैरियोन। तो ये जब प्लाज्मोगैमी होती है तो हमें एक स्टेज देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं डाई कैरियोन स्टेज। तो ये डाई कैरियोन स्टेज आपको विजिबल हो जाएगी। उसके थोड़ी देर बाद कैरियोगैमी होगी। कैरियोगैमी मैंने जैसे होता है, कैरियो का मतलब क्या है, न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। यहाँ पे क्या होगा, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। यहाँ पे न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, और न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। अब देखो ये स्ट्रक्चर n+n है, क्योंकि ये n है, ये n है, यानी हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है। अब इसमें दो न्यूक्लियस है तो इसको हम लिख रहे हैं n+n। अब जब ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो ये जो जाइगोट बनेगा ये कैसा होगा, 2n, यानी कि डिप्लॉइड होगा। अब इस डिप्लॉइड जाइगोट में हुआ क्या, अब इस डिप्लॉइड जाइगोट में हुई मियोसिस। अगर मियोसिस हुई तो इनकी, अगर मैं आपसे प्लॉइडी पूछूं तो ये सारे स्पोर कैसे हो जाएंगे, एन हो जाएंगे। ये सारे स्पोर कैसे हो जाएंगे, एन हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जाइगोट में मियोसिस हुई तो स्पोर बने, तो इन स्पोर को हम क्या बोलेंगे, सेक्सुअल स्पोर। क्या बोलेंगे, सेक्सुअल स्पोर बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये मियोसिस से बन रही हैं। अब इन स्पोर में माइटोसिस होती है, इन स्पोर्स में माइटोसिस होती है, और यहाँ पे माइसीलियम डेवलप होता है, यहाँ पे माइसीलियम डेवलप होता है। एंड फिर से ये माइसीलियम जाएंगे, गैमिट बनाएंगे, गैमिट फ्यूज होंगे, डाइकैरियोन विजिबल होगा, डाइकैरियोन के बाद फिर जाइगोट बनेगा, और उसमें मियोसिस होके फिर से स्पोर बनेगा, और ये पूरा प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। अब हम इस प्रोसेस को थोड़ा स्टेटमेंट में भी देख लेते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके अगर मैं स्टेप्स की बात करूं तो सबसे पहले जो हाइफे है या फिर जो माइसीलियम है ऑफ टू कंपैटिबल मैटिंग टाइप। टू कंपैटिबल मैटिंग टाइप मतलब ऐसे माइसीलियम या ऐसे हाइफे जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सके। ठीक है, कंपैटिबल टाइप मतलब आपस में रिप्रोडक्शन कर सके। इसका मतलब क्या है कि वो मोस्टली सेम स्पीसीज को बिलोंग करे, सेम स्पीसीज को बिलोंग करे, ताकि वो गैमेट बना सके। तो इसमें हमें तीन स्टेप देखने को मिलेंगे, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। अब इसमें आपको रिजल्ट याद रखना होता है, क्योंकि रिजल्ट पे ही क्वेश्चन पूछता है कि किसके बाद क्या रिजल्ट आता है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं प्लाज्मोगैमी की, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ गैमेट विच रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डाइकैरियोन। सॉरी, एक बार, किसकी बात कर रहे हैं, प्लाज्मोगैमी की बात कर रहे हैं। प्लाज्मोगैमी में क्या है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ गैमेट विच रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डाइकैरियोन। यानी कि मैंने आपको बताया कि ये दो गैमेट हैं, सबसे पहले इनका प्रोटोप्लास्ट फ्यूज करेगा, प्रोटोप्लास्ट फ्यूज करेगा और न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करेंगे। तो ये जो स्टेज बनेगी इसको हम बोलेंगे डाइकैरियोन स्टेज। क्या होगी, डाइकैरियोन स्टेज बनेगी। और डाइकैरियोन स्टेज कब बनेगी, प्लाज्मोगैमी के बाद। तो प्लाज्मोगैमी आपका प्रोसेस हो गया, प्लाज्मोगैमी आपका प्रोसेस हो गया, और इस प्रोसेस का जो रिजल्ट आया वो था डाइकैरियोन स्टेज। तो ये याद रखनी है। इसके बाद हम आते हैं कैरियोगैमी पे। अगर मैं बात करूं कैरियोगैमी की, तो कैरियोगैमी में क्या हुआ, न्यूक्लियस फ्यूज हुआ। कैरियोगैमी में न्यूक्लियस फ्यूज हुआ, एंड न्यूक्लियस फ्यूज होने के बाद आपका क्या बना, न्यूक्लियस फ्यूज होने के बाद आपका जाइगोट बना। तो इसको अगर मैं आगे दिखाऊं तो यहाँ पे जब न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा तो ये डिप्लॉयड हो जाएगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा,
जाइगोट बन जाएगा। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो जाइगोट है एंड प्रोसेस क्या है, कैरियोगेमी। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं किसकी, मियोसिस की। मियोसिस किस में होगी, इस जाइगोट में होगी मियोसिस, और वो क्या बनाएगा, स्पोर्स बनाएगा। ये स्पोर्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। तो यहाँ पे ये जो स्पोर बने ये रिजल्ट है। मियोसिस क्या है, प्रोसेस है, याद रखना। डिप्लॉयड जाइगोट और फ्रूटिंग बॉडी अंडरगो मियोसिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। तो यहाँ पे स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया और इसी के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फिनिश हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे जिसमें हम फंगस के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, फंगस के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे और उनके ग्रुप्स को पढ़ेंगे। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।